हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस के बारे में। ये दोनों जो लॉज हैं इनके बीच में डिफरेंस इसलिए अराइज होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों लॉज कोइंसाइड करती हैं, यानी कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों लॉज में। वो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही सिविल लॉ का पार्ट है और दोनों ही केसेस में जो रेमेडी होती है वो क्या होती है, वो कॉम्पनसेशन या फिर डैमेजेस की फॉर्म में मिलती है। दोनों ही कंसेप्ट जो हैं या दोनों ही लॉज हैं जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटीज़। अब देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे पार्टीज के द्वारा ड्यूटी फिक्स की जाती है एक दूसरे के प्रति, यानी कि अगर ए पर्सन एंड बी पर्सन दोनों कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ए को बी के प्रति और बी को ए के प्रति एक ड्यूटी फिक्स्ड है जो कि एक दूसरे के प्रति निभानी है। तो ये क्या है, दिस इज समथिंग विच इज़ फिक्स्ड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। लेकिन अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे लॉ के द्वारा ड्यूटी फिक्स्ड है। लॉ के द्वारा कैसे ड्यूटी फिक्स्ड है? सपोज करो एक ए पर्सन है, उसके खिलाफ कोई बी पर्सन डिफेम करता है, उसको डिफेम करता है ए पर्सन को। तो यहाँ पर जो ए पर्सन है, इस ए पर्सन की राइट है या फिर बी पर्सन की ड्यूटी है जो कि लॉ ने खुद फिक्स की है कि वो किसी पर्सन को डिफेम नहीं कर सकता। तो दिस इज समथिंग विच इज़ फिक्स्ड बाय द लॉ इट सेल्फ। इट इज़ नॉट जस्ट कि यहाँ पे ए एंड बी दोनों एग्रीमेंट करेंगे और तभी बी जो है वो डिफेम नहीं करेगा ए को। तो ये लॉ के द्वारा अपने आप में फिक्स्ड है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि ये ड्यूटी जो है वो कौन से नेचर की है, कैसे नेचर की है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो ये ड्यूटी स्पेसिफिकली पर्सन टू पर्सन है, यानी कि राइट इन पर्सनम है या पर्सनल लेवल पर ही सिर्फ दोनों पार्टीज़ जो हैं उनकी ड्यूटी बनती है। और यहाँ पर अगर कोई तीसरा पर्सन आता है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है तो उस पर्सन के प्रति जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ हैं उनकी उस तीसरे पर्सन के प्रति कोई ड्यूटी नहीं बनती। ऑन दी अदर हैंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगर देखें तो ये ड्यूटी ऐसी है जो कि पर्सन्स इन लार्ज और पर्सन्स इन जनरल है, यानी कि सारी अगर हम बात करें उसमें स्पेसिफिकली कोई पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है। यहाँ पर अगर जैसे मैंने आपको अभी डिफेमेशन वाला एग्जांपल दिया तो यहाँ पर जो ए पर्सन है उस पर्सन के प्रति सारे वर्ल्ड की ड्यूटी है कि वो उसको डिफेम ना करे। तो ये इस पर्सन के रिस्पेक्ट में राइट इन रेम है दैट दिस पर्सन हैज दिस राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, कि कोई भी पर्सन, एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के खिलाफ कोई रॉन्गफुल एक्शन नहीं ले सकता। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में कंसेंट का होना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम फ्री कंसेंट की भी बात करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और कि जो कंसेंट होती है वो पहली चीज़ तो ये है कि वो कंसेंट होनी चाहिए और वो फ्री होनी चाहिए, और वो कंसेंट ऐसी होनी चाहिए विच हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक, मिसप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एक्सेट्रा। पर अगर हम टॉर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अब एक ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन के खिलाफ एक क्रिमिनल फोर्स यूज़ की जिसको हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बैटरी बोलते हैं। अगर ऐसा किया तो यहाँ पर क्या बी पर्सन की अनुमति की ज़रूरत है या क्या ए पर्सन की अनुमति की ज़रूरत है? ये तो एक रॉन्गफुल एक्शन है जो हो गया। तो यहाँ पे अगेन जो कंसेंट है, यहाँ पे कंसेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि पार्टीज हो सकता है एक दूसरे को जानती ही नहीं है, और पार्टीज इनफैक्ट जानती ही नहीं होती हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो अपने आप में रॉन्गफुल एक्शंस या रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए ही किसी पर्सन को पनिश करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी बिटवीन द पार्टीज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। प्रिविटी का मतलब है कि सिर्फ जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं सिर्फ वही एक दूसरे को स्यू कर सकती हैं अगर किसी भी पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, यानी कि किसी तीसरे पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर ए एंड बी दोनों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ए अगर सपोज करो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो फिर बी ही ए के खिलाफ एक्शन लेकर आ सकता है, ना कि कोई सी पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं था। लेकिन इस तरीके का कंसेप्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है।
यानी कि सपोज़ करो एक पर्सन है जिसने न्यूसेंस क्रिएट किया हुआ है अपने कुछ आसपास के लोगों के लिए, और वो रोज़ हाई वॉल्यूम में और इतना डिस्टर्बिंग होता है उसका कि वो हाई वॉल्यूम में रोज़ म्यूज़िक बजाता है और रेगुलर ली उसने ये काम किया हुआ है, न्यूसेंस क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ना ही पार्टीज़ कोई एग्रीमेंट में है, ना ही पार्टीज़ एक दूसरे को, ज़रूरी नहीं है कि वो जानती हों, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि प्रिविटी ऑफ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई पार्टीज टू द टॉर्ट हों, ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ कि जो भी इफेक्टेड पार्टीज होंगी वो पार्टीज जो हैं वो स्यू कर सकती हैं किसी ऐसे पर्सन को जिनके लिए लगता है कि उसने रॉन्गफुल एक्शन उनके खिलाफ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है मोटिव। नाउ जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे मोटिव का कोई रेलेवेंस नहीं है। मोटिव इन द सेंस कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों ब्रीच हुआ, मोटिव की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि दूसरे पर्सन का मन नहीं था या उसकी इंटेंशन नहीं थी। हम मोटिव की बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर रहे, पर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कुछ केसेस में मोटिव की भी बात करते हैं, इंटेंशन की भी बात करते हैं कि किसी पर्सन का क्या मोटिव था जिसकी वजह से उसने वो रॉन्गफुल एक्शन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो टॉर्ट्स होते हैं असॉल्ट एंड बैटरी, यहाँ पर स्पेसिफिकली मोटिव भी प्रूफ करना पड़ता है कि क्या इस मोटिव से ही एक ए पर्सन ने बी पर्सन के खिलाफ असॉल्ट या फिर बैटरी को कमिट किया। जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस होते हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। लिक्विडेटेड का मतलब होता है जो प्री डिटरमाइंड या फिर प्री डिसाइडेड जो अमाउंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने पर पार्टीज को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केस में क्योंकि ये ही नहीं पता कि इंजरी किस एक्सटेंट तक हो सकती है पार्टीज़ को, और उसको इवेल्युएट या असेसमेंट के बेसिस पर ही किसी को ग्रांट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो इसीलिए इस तरीके के जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आई होप आपको इस वीडियो से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।